नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 8 सितंबर 2023। कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, एडिटोरियल्स जो है थोड़ी देर बाद हर्षित सर अपलोड करेंगे, इधर हम केवल न्यूज़ डिस्कस करेंगे। वैसे आज न्यूज़ कम है दोस्तों, फिर भी 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में हम होलिस्टिकली डिस्कस करेंगे। एक तो देखिए ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में एक न्यूज़ है। फिर मोदी जी गए थे जकार्ता इंडोनेशिया में इंडिया आसियान समिट अटेंड करने के लिए। उधर उन्होंने 12 पॉइंट प्रपोजल प्रेजेंट किया है इंडिया आसियान रिलेशंस को एक्सपैंड करने के लिए, वो देखेंगे। फिर अफ्रीकन यूनियन जो है, जो 55 अफ्रीकन कंट्रीज का एक यूनियन है, वो G20 में ज्वाइन होंगे। इसके बारे में G20 शपास के बीच में एक डील हुआ है, वो डिस्कस करेंगे। फिर सेंटर गाइडलाइंस इशू किया है दोस्तों, बेसिकली ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशू किया है डार्क पैटर्न्स को रेगुलेट करने के लिए। तो डार्क पैटर्न्स क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये 4 न्यूज़ है जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे छोटे मोटे न्यूज़ बहुत है दोस्तों, वो सारे क्या है ना, फॉलोअप न्यूज़ है। मतलब कल परसों नरसों का जो न्यूज़ है उसका थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के साथ बताया है, जिसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में, वो हमने अवॉइड किया है। ये 4 न्यूज़ जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। मेंटरशिप कोर्स के बारे में डेली हम आपको बताते हैं। मेंस आंसर राइटिंग प्रिपरेशन के लिए जीएस पेपर वाइज टॉपिक्स प्रोवाइडेड है। डेली बेसिस में रिकॉर्डेड एक्सप्लेनेशन सेशंस भी अपलोड हो रहा है। सो डू ज्वाइन द मेंटरशिप कोर्स फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग प्रिपरेशन। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज, दिल्ली में टर्न वेन्यू फॉर डायलॉग ऑन रिवाइविंग द ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस पेपर 3 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के साथ आप इस पर्टिकुलर न्यूज को रिलेट कर सकते हैं। काफी रेलेवेंट न्यूज है दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में। मेंस में आपसे ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुआ है, बैकग्राउंड क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो वही प्रोवाइड करने की कोशिश मैं करूंगा, ठीक है। सबसे पहले ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। इससे पहले ब्लैक सी एक बार देखिए। ब्लैक सी का लोकेशन तो आपको मालूम है दोस्तों। ब्लैक सी बेसिकली एक मार्जिनल मेडिटेरेनियन सी है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मैं मेडिटेरेनियन सी इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि मेडिटेरेनियन सी एक ज्योग्राफिकल टर्म है। जो इनलैंड सीज होता है ना दोस्तों, जो चारों तरफ से बंद है, इस तरह के सीज को मेडिटेरेनियन सी आप कह सकते हैं। पर ब्लैक सी कंप्लीटली चारों तरफ से बंद नहीं है, ये बात भी आपको मालूम है। ब्लैक सी का साउथ वेस्टर्न साइड में ईथर आपको दिख रहा है बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू सी ऑफ मरमरा में पहुंच सकता है। सी ऑफ मरमरा से अगेन एक स्ट्रेट जाता है दोस्तों, डार्डेनेलिस स्ट्रेट। डार्डेनेलिस स्ट्रेट के थ्रू आप एगन सी में पहुंच सकता है। एगन सी से पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, द एक्चुअल मेडिटेरेनियन सी। तो आप कह सकते हैं ब्लैक सी एक मार्जिनल मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। नो, कौन कौन से कंट्रीज ब्लैक सी को बॉर्डर करता है आप इधर देख ही सकते हैं दोस्तों। रशिया, यूक्रेन, रोमेनिया, बल्गेरिया, ग्रीस, टर्की, जॉर्जिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इतना क्लियर। नो, आपको मालूम है दोस्तों रशिया यूक्रेन वार शुरू होकर करीब 1.5 साल होने वाला है, ठीक है। तो रशिया ने सबसे पहले क्या किया था ना, यूक्रेन का जो कोस्टल रीजन है, ठीक है, उसे क्या किया था, कैप्चर किया था। तो कोस्टल रीजन्स को कैप्चर करने से सबसे फायदा क्या होगा, बेसिकली यूक्रेन का जो एक्सपोर्ट्स है उसे रशिया ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है दोस्तों आपको मालूम है सी रूट के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो यूक्रेन का सथेन साइड में 3 मेजर पोर्ट्स है दोस्तों। कौन कौन से पोर्ट्स है इधर देखिए। 1 इज चर्नोमोर्स्क, सेकंड इज यूजनी एंड थर्ड इज बर्डियांस्क, ठीक है। सॉरी, बर्डियांस्क नहीं, ये 3 पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक ओडिशा है एंड चर्नोमोर्स्क है एंड यूजनी है। ये 3 पोर्ट्स के थ्रू यूक्रेन से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स जो है बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो रशिया ने क्या किया, ब्लैक सी का ये जो रीजन है दोस्तों इसे बंद किया, नेवल ब्लॉकेड किया, अपना फाइटर वारशिप्स वगैरह यूज करके ब्लॉक किया। तो यूक्रेन से जो एक्सपोर्ट्स है वो एकदम बंद ही हो गया, ठीक है। तो यूक्रेन से अगर एक्सपोर्ट्स बंद होंगे तो उसका इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है दोस्तों। कैसे? यूक्रेन जो है दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स है दोस्तों फूड ग्रेन्स का। बेसिकली वीट हो गया, रेपसीड हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सबके लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स है यूक्रेन जो है। और यूक्रेन के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज डिपेंडेंट भी है इन सारे फूड प्रोडक्ट्स के लिए। तो अगर यूक्रेन से एक्सपोर्ट्स बंद होगा तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो कंट्रीज यूक्रेन के ऊपर डिपेंडेंट है उधर फूड प्राइसेस जो है इंक्रीज होगा, है कि नहीं, अवेलेबिलिटी ही बंद हो जाएगा। वैसे यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलिस्ट एजेंसी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया था कि अगर यूक्रेन से एक्सपोर्ट्स को बंद करेंगे तो दुनिया भर में बहुत बड़ा फूड क्राइसिस होने वाला है करके, ठीक है। तो रशिया यूक्रेन वार जैसे शुरू गया तो ब्लैक सी बंद हो गया, तो यूक्रेन से जो एक्सपोर्ट्स है वो खत्म ही हो गया। तो अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने यूक्रेन के पास गया,
और बोला भाई आप ऐसे नहीं कर सकते, आप फूड को एज ए वेपन यूज नहीं कर सकते। तो रशिया भी समझे दोस्तों, क्योंकि रशिया का तो यूक्रेन से प्रॉब्लम है, तो इसके चलते पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी के ऊपर हमें हाथ नहीं डालना चाहिए। तो रशिया, यूक्रेन और यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर एक डील साइन किया जिसका नाम है दोस्तों ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताता हूं। सबसे पहले द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ए यूएन ब्रोकर्ड एग्रीमेंट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, allowed Ukraine to partially resume the exports of grains and other agricultural products through Black Sea shipping routes that had been blocked since the Russian invasion of February 24, 2022। तो जैसे रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन शुरू हो गया था फरवरी 24, 2022 से, रशिया ने क्या किया, ब्लैक सी को ब्लॉक किया, यूक्रेन से जितने भी एक्सपोर्ट्स जा रहा था उसे ब्लॉक किया। ठीक है, तो यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया। इसलिए एक महीने बाद रशिया, यूक्रेन और यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया। बेसिकली इस एग्रीमेंट को ब्रोकर किया था यूनाइटेड नेशंस ने, और रशिया ने यूक्रेन से एक्सपोर्ट्स को पार्शियली अलाउ किया, पूरी तरह अलाउ नहीं किया, पार्शियली अलाउ किया। ठीक है, द एग्रीमेंट ग्रांटेड यूक्रेन सेफ पैसेज फॉर एक्सपोर्ट शिप्स फ्रॉम 3 क्रूशियल ब्लैक सी पोर्ट्स। तो कौन कौन से पोर्ट्स है, लोकेशन मैंने आपको बताया था, ओडिशा, चोर्नोमोर्स्क एंड पिवडेनई। अब मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, बस आपको समझना है तीनों पोर्ट्स का नाम क्या है। ठीक है, अब ये तीनों पोर्ट्स अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 37% ऑफ ऑल यूक्रेनियन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स प्रायर टू द इन्वेशन। तो इन्वेशन से पहले यूक्रेन से जितना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट्स होता था उसका 37% जो है इन 3 पोर्ट्स के थ्रू होता था। तो अगर इन पोर्ट से जो चीजें बाहर जा रहा है वो ब्लॉक करेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा इंप्लीकेशंस होगा। ठीक है, रशिया ने यही किया। तो ये एग्रीमेंट के थ्रू रशिया ने पार्शियली अलाउ किया यूक्रेन को एक्सपोर्ट्स करने के लिए। ठीक है, पर रशिया ने भी स्मार्ट खेला। रशिया ने बोला अगर हमें ये एग्रीमेंट साइन करना है तो एक शर्त है, वो ये है, द डील ऑल्सो प्रोवाइडेड रशिया विथ एश्योरेंसेस दैट इट्स ऑन फूड एंड फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स वुड नॉट बी ब्लॉक्ड फ्रॉम ग्लोबल मार्केट्स, एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट गिवन रशिया सिग्निफिकेंट रोल एज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट एंड फर्टिलाइजर्स। अब देखिए दोस्तों, रशिया दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट एंड फर्टिलाइजर्स है। जैसे रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन शुरू हो गया था तो वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस इंपोज किया था। रशिया से इन सारे प्रोडक्ट्स रिसीव करने से अलग अलग कंट्रीज को मना किया, तो रशिया के लिए बहुत बड़ा ब्लो था। तो जैसे रशिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया तो रशिया ने बोला भाई हमारे जो व्हीट है, फर्टिलाइजर्स है, वो इंटरनेशनल मार्केट में रोकना नहीं चाहिए, तब हम ये एग्रीमेंट साइन करेंगे। ठीक है, यूएन ने बोला ठीक है। तो यूएन ने क्या किया ना, एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर एस्टैब्लिश किया। बेसिकली इस एग्रीमेंट में जितने भी प्रोविजंस लिखा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं, ये इंश्योर करने के लिए जेसीसी फॉर्म किया। जेसीसी में रशिया के भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, यूक्रेन के भी रिप्रेजेंटेटिव्स है एंड यूएन के भी रिप्रेजेंटेटिव्स है। ठीक है, इतना क्लियर। नाउ ये एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, फरवरी 2022 में साइन हुआ था, 3 महीने के लिए। ठीक है, तो हर 3 महीने के बाद इस एग्रीमेंट को रिवाइव करना था। ठीक है, नाउ 4 बार रिवाइव हो चुका है दोस्तों। ठीक है, 3-3 महीने करके 4 बार हो चुका है, पर 5वीं बार ये रिवाइव नहीं हुआ, मतलब रशिया ने मना किया। अब रशिया मना करने का एक रीजन है दोस्तों, क्योंकि रशिया ने बोला था जब ये एग्रीमेंट साइन किया तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स है उसे वेस्टर्न कंट्रीज मिलकर रोक रहा है। और आपको एक इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम के बारे में मालूम होगा, स्विफ्ट, जितने भी इंटरनेशनल ट्रांसफर्स होता है वो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के थ्रू होता है। तो ये भी यूज करने से रशिया को मना किया था। इसमें यूएस का हाथ था, अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज का हाथ था जो रशिया के अगेंस्ट है। तो रशिया ने बोला भाई हम तो एग्रीमेंट साइन किए जिसे हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में मदद कर रहे हैं सबको, पर ये वेस्टर्न कंट्रीज क्या कर रहे हैं, इन्होंने तो कुछ मतलब जितने भी एग्रीमेंट्स किया था उसे तो फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम अभी ये रिवाइव नहीं करेंगे। तो रशिया ने इसे बंद कर रखा है। अगेन क्या है, यूक्रेन से एक्सपोर्ट्स नहीं जा रहा है, जिस वजह से एक ग्लोबल फूड क्राइसिस शुरू हो गया है। तो कितनी बार ये एग्रीमेंट रिन्यू हुआ है इसके बारे में डिटेल से दोस्तों। इनिशियल एग्रीमेंट 120 डेज के लिए था। ठीक है, फिर अक्टूबर 29, 2022 को रशिया एक्चुअली इस डील को कैंसिल किया था, पर 4 दिन बाद फिर से रशिया ने साइन किया। फिर नवंबर 18 रशिया एंड यूक्रेन एग्री टू ए 120 डे एक्सटेंशन। डील अगेन एक्सटेंड किया केवल 60 डेज के लिए, एंड मई 18 को डील को और 60 डे का एक्सटेंशन मिला था अंटिल जुलाई 17, एट विच पॉइंट रशिया टर्मिनेटेड इट। तो जुलाई 17 तक कैसे भी करके ये डील चल ही रहा था। ठीक है, करीब 1 साल के लिए चल रहा था, पर अभी रशिया ने टर्मिनेट किया है। ठीक है, तो अभी G20 समिट होने वाला है, कहां पे होने वाला है, दिल्ली में होने वाला है। तो यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस एक मिशन में है दोस्तों, इस
इनिशिएटिव को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि अगर इस इनिशिएटिव को रिवाइव नहीं करेंगे, ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव को रिवाइव नहीं करेंगे, इसका इंप्लीकेशंस पूरी दुनिया के ऊपर होगा। तो यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस एक मिशन में है, ठीक है। वो अलग अलग कंट्रीज के हेड्स के साथ बात कर रहे हैं रशिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, कैसे भी करके यूक्रेनियन पोर्ट्स के ऊपर जो ब्लॉकेड है उसे खत्म करने के लिए, ठीक। नाउ ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर 2 एग्रीमेंट्स है। पहला एग्रीमेंट साइन हुआ था रशिया, यूक्रेन, तुर्की एंड यूनाइटेड नेशंस के बीच में फॉर द रिजम्पशन ऑफ grains, other foodstuffs, fertilizers, including ammonia, through a safe maritime humanitarian corridor from 3 key Ukrainian ports, Chornomorsk, Odessa and Yuzhny और Pevdenai। तो बेसिकली देखिए, पहला एग्रीमेंट में यह लिखा गया कि यूक्रेन से फूडस्टफ्स, ग्रेन्स, फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग अमोनिया का एक्सपोर्ट्स होगा एक सेफ मैरिटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के थ्रू। मतलब ऐसा एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जहां पे कोई ब्लॉकेट नहीं होगा, यूक्रेन से बाकी पूरी दुनिया तक ये सब सामान जो है पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ये पहला एग्रीमेंट था, इसमें रशिया, यूक्रेन, तुर्की भी पार्ट था और यूनाइटेड नेशंस ने ब्रोकर किया था। सेकेंड एग्रीमेंट एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था रशिया एंड यूएन के बीच में। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट दोस्तों, रशिया ने पहला एग्रीमेंट तो साइन किया, पर सेकंड एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था यूएन और रशिया के बीच में। मतलब रशिया ने यूएन के सामने एक डिमांड रखा कि उनके जो फूड प्रोडक्ट्स है, फर्टिलाइजर्स है, वो भी वर्ल्ड मार्केट्स में पहुंचना चाहिए, किसी भी तरह का सैंक्शन उनके फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर या फर्टिलाइजर्स के ऊपर होना नहीं चाहिए, और यूएन ने माना भी था। बट अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न कंट्रीज अभी भी रशिया के खिलाफ एक्शंस ले रहे हैं, उनके ऊपर सैंक्शन इंपोज कर रहे हैं। तो इसलिए रशिया बार बार ये प्रॉब्लम कर रहा है, और अभी जुलाई में इस इनिशिएटिव से रशिया विड्रॉ किया है, ठीक है। सो विदाउट द एग्रीमेंट्स फूड इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड पर्टिकुलरली इन अफ्रीकन कंट्रीज इज सेट टू सोर। देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा दोस्तों जो डेवलपिंग कंट्रीज में और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, पर्टिकुलरली अफ्रीकन कंट्रीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा। उधर ऑलरेडी फूड ग्रेन्स का जो दाम है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन कंबाइंड रिप्रेजेंट 21.9% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ बार्ली, माइज एंड व्हीट। तो देखिए बार्ली, माइज एंड व्हीट का टोटल जो एक्सपोर्ट्स होता है ना, उसका 21.9%, करीब 22% जो है रशिया एंड यूक्रेन से आता है। तो आप अभी इमेजिन कर सकते हैं, अगर इन 3 पोर्ट्स को बंद करेंगे, उधर से एक्सपोर्ट्स नहीं आएंगे, तो कितना बड़ा इंप्लीकेशंस होगा, ठीक है। तो यह है ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो न्यूज क्या आया है कि दिल्ली एक वेन्यू बन सकता है फॉर द डायलॉग रिवाइविंग द ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव। तो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव अब जो बंद हो गया है वो रिवाइव हो सकता है जब दिल्ली में G20 मीटिंग होगा, ठीक है। अगला है अफ्रीकन यूनियन टू जॉइन G20 as Sherpas reach a deal, GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। अगले कुछ दिनों में G20 से रिलेटेड बहुत न्यूज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आपको मालूम है G20 प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास है, पहली बार इंडिया G20 प्रेसिडेंसी होस्ट कर रहा है। पर इस बार इंडिया की तरफ से एक मेजर अचीवमेंट होने वाला है दोस्तों, वो ये होगा G20 में और एक मेंबर आने वाला है, दैट इज अफ्रीकन यूनियन। वैसे आपको पता है दोस्तों G20 में 19 कंट्रीज है प्लस यूरोपियन यूनियन है, तो अगर अफ्रीकन यूनियन भी ज्वाइन होगा इट विल बी द सेकंड यूनियन विच इज ज्वाइनिंग G20, ठीक है। अब अफ्रीकन यूनियन भी ज्वाइन होंगे तो शायद ये G21 बन जाएंगे, पर इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। वैसे दोस्तों देखिए इसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, केवल शेरपास के बीच में एक डील आया है। शेरपास मतलब क्या होता है, देखिए G20 शेरपास मतलब एक एक कंट्री के जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, वो है, ठीक है। तो उनके बीच में एक कंसेंसस आया है, एक डील आया है कि हम अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड करेंगे। अब फाइनल मीटिंग जब हेड्स ऑफ स्टेट्स के बीच में होगा तब फाइनल डिसीजन होगा, ठीक है। तो अगर अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करते हैं तो इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि इंडिया कई सालों से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में ग्लोबल साउथ एम्बिशन के बारे में बात करते हुए आया है। ग्लोबल साउथ मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए आप अगर दुनिया का नक्शा देखोगे तो आपको पता चलेगा मेजॉरिटी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो ग्लोब के नॉर्थ एंड साइड में है, ठीक है। तो उनके नीचे जितने कंट्रीज है दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इन्हें कहते हैं ग्लोबल साउथ। एक साउथ साउथ कोऑपरेशन के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया जो है। तो इंडिया अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में ग्लोबल साउथ एम्बिशंस के बारे में बात किया है। तो अगर G20 प्रेसिडेंसी जब इंडिया होल्ड करेंगे, तब अगर अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बनाएंगे तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा ये।
तो अफ्रीकन यूनियन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। अफ्रीकन यूनियन एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है दोस्तों, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इसमें इंक्लूडेड है। टोटल 55 मेंबर स्टेट्स है दोस्तों, ठीक है। 1963 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी फाउंड किया था बाय द इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ अफ्रीका, ठीक है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन एम्ड टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन अफ्रीकन स्टेट्स। तो अफ्रीकन स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत हुआ था, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। 1980 लागोस प्लान ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी ने, एंड इस प्लान ने सजेस्ट किया था दैट अफ्रीका शुड मिनिमाइज रिलायंस अपॉन वेस्ट बाय प्रमोटिंग इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड। तब तक क्या था कि अफ्रीकन कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था, पर 1980 लागोस प्लान ऑफ एक्शन के थ्रू यह डिसाइड किया गया कि अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड होना चाहिए। हमारे बीच में कोऑपरेशन इतना ज्यादा करो कि हमें दूसरे कोई कंट्री के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर 2002 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी वाज सक्सीडेड बाय द अफ्रीकन यूनियन। तो 2002 में अफ्रीकन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ था। तो अफ्रीकन यूनियन का मेजर गोल यह बताया जाता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। वैसे मैं आपको बताऊं, इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ऑलरेडी अफ्रीकन यूनियन के अंदर एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ है 2018 में। नो G20 के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब सभी को मालूम है G20 में टोटल 19 कंट्रीज है प्लस यूरोपियन यूनियन है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये 19 कंट्रीज में G7 कंट्रीज इंक्लूडेड है। G7 में कौन कौन है? यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, इटली, ठीक है। तो ये जो G7 कंट्रीज है ये G20 का पार्ट है। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडिया, रशिया, टर्की, मेक्सिको, चाइना, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया एंड साउथ कोरिया है, ठीक है। 1999 में G20 का फॉर्मेशन हुआ था। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था ना, उस टाइम पर G20 का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। नाउ G20 में जितने कंट्रीज है ना, दुनिया के लार्जेस्ट इकोनॉमीज है दोस्तों, और इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज भी है, डेवलपिंग कंट्रीज भी है, बात आपको मालूम है। ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट का, ठीक है, ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट का करीब 90% इन 19 कंट्रीज में से होता है। 75 to 80% इंटरनेशनल ट्रेड G20 कंट्रीज के बीच में होता है। 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन G20 कंट्रीज में, वो तो ऑब्वियसली होगा दोस्तों क्योंकि इंडिया, चाइना, यूएस जैसे कंट्रीज इसमें हैं, ठीक है। एंड रफली हाफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया भी G20 कंट्रीज का है, ठीक है। अगला, Modi presents a 12-point proposal to expand India-Asian relations, GS पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस रीजनल कोऑपरेशन में यह टॉपिक आपको काम आएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जकार्ता इंडोनेशिया गए थे 20th एशियन इंडिया समिट अटेंड करने के लिए। तो उधर उन्होंने 12 पॉइंट प्रपोजल प्रेजेंट किया है इंडिया और 10 नेशन एशियन के बीच में कोऑपरेशन को और एक्सपैंड करने के लिए। तो कौन कौन से एरियाज में हम कोऑपरेशन को एक्सपैंड करेंगे? कनेक्टिविटी, ट्रेड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। तो ये 12 पॉइंट प्रपोजल में क्या क्या बताया गया है उसे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पहले तो देखिए, एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर हम एस्टैब्लिश करेंगे जिससे साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप कनेक्ट होगा। इसके अलावा इंडिया ने जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? बेसिकली हमने जो प्लेटफॉर्म आजकल डेवलप किया है ना दोस्तों, डिजिटल पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, डाटा एक्सचेंज के लिए, तो इसमें हमने काफी अचीव किया है। तो हमने जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उसे हम शेयर करेंगे। बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज शेयरिंग होगा एशियन कंट्रीज के बीच में, ठीक है। फिर मैरीटाइम कोऑपरेशन के बारे में भी बात हुई है दोस्तों। तो दोनों ने एग्री किया है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को हम मेंटेन करेंगे और एक्सपैंड करेंगे, एंड एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे एशियन इंडियन पार्टनरशिप को इंप्लीमेंट करने के लिए फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो बेसिकली इंडियन ओशन रीजन में पीस, प्रोग्रेस एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करने के लिए हम एक प्लान ऑफ एक्शन भी बनाएंगे, ठीक है। फिर देखिए, द डॉक्यूमेंट सेड इट वाज एग्रीड टू सपोर्ट इंडियाज कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स इन द रीजन। तो आसियान रीजन में हमारे जितने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है वो सबको उनकी तरफ से सपोर्ट होगा, ठीक है। फिर बूस्टिंग कोऑपरेशन इन ए रेंज ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग ब्लू इकोनॉमी, स्पेस एंड फूड सिक्योरिटी। तो इन सारे एरियाज में भी कोऑपरेशन होगा, ये बताया जा रहा है दोस्तों। ब्लू इकोनॉमी मतलब क्या होता है? बेसिकली मरीन रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, जो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यह है ब्लू इकोनॉमी। तो चाहे वो ब्लू इकोनॉमी हो, स्पेस हो, फूड सिक्योरिटी हो, सब में इंडिया और आसियान कंट्रीज के बीच में क्या होगा? कोऑपरेशन होगा, ठीक है। मैं कभी आसियान बोलता हूं, कभी एशियन बोलता हूं, क्योंकि दैट इज एन अब्रिविएशन, आप कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। कोई एशियन बोलते हैं, कोई आसियान कहते हैं, ठीक है, जो भी है। And a separate joint statement on food security said that two sides decided to strengthen cooperation on food security and nutrition। तो देखिए, एक separate joint statement भी इशू हुआ कि हम फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन में
न्यूट्रिशन जैसे एरियाज में और अच्छी तरह कोऑपरेट करेंगे, जैसे कि म्यूचुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट होगा, वो हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे और दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड होंगे और हम उधर भी इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा बताया जा रहा है। तो दोनों की फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसके अलावा द 12 पॉइंट प्रपोजल्स ऑल्सो इंक्लूडेड प्राइम मिनिस्टर्स कॉल फॉर कलेक्टिव फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो देखिए टेररिज्म के अगेंस्ट जो फाइट है दोस्तों, कोई भी इंटरनेशनल मीटिंग्स का एक एजेंडा होता है, तो इधर भी ये बात हुई है दोस्तों, हम टेररिज्म के अगेंस्ट कलेक्टिवली फाइट करेंगे, टेरर फिनेंसिंग के अगेंस्ट फाइट करेंगे, साइबर डिसइंफॉर्मेशन के अगेंस्ट फाइट करेंगे, और ग्लोबल साउथ जो इश्यूज आजकल फेस कर रहा है इसके लिए भी हम बात करेंगे, कलेक्टिवली काम करेंगे। तो ग्लोबल साउथ क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, बेसिकली जो ग्लोबल नॉर्थ डेवलपिंग कंट्रीज है उनके नीचे जितने सथेन कंट्रीज है जो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज है दोस्तों, वो है ग्लोबल साउथ जो है। ठीक है, नाउ द प्राइम मिनिस्टर्स 12 पॉइंट रोड मैप इंक्लूडेड एन ASEAN इंडिया फंड फॉर डिजिटल फ्यूचर। तो देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काफी एम्फेसिस किया जा रहा है दोस्तों, तो ASEAN इंडिया एक फंड भी डेवलप करेंगे डिजिटल फ्यूचर के लिए। बेसिकली धीरे धीरे हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, हर एक चीज जो है हम डिजिटली किया करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक फंड डेवलप करने की भी बात हुई है दोस्तों। इसके बाद रिन्यूअल ऑफ सपोर्ट टू द इकोनॉमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ASEAN एंड ईस्ट एशिया, ERIA क्या है दोस्तों, देखिए इसमें क्या है ना, ये इंडोनेशिया में बेस्ड है, इसमें काफी रिसर्चर्स है दोस्तों जो काम करते हैं इकोनॉमिक फील्ड में। उनका मेजर ऑब्जेक्टिव यह है बेसिकली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसके लिए वो रिसर्च करते हैं, उनकी तरफ से पॉलिसी रिकमेंडेशंस होते हैं। सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं जो इकोनॉमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उसका रिन्यूअल का भी बात हुई है दोस्तों। फिर द प्रपोजल्स लिस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंक्लूडेड PM मोदीज कॉल फॉर कलेक्टिवली रेसिंग इश्यूज बीइंग फेस्ड बाय ग्लोबल साउथ इन मल्टीलैटरल फोरा। ये पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया, बेसिकली ग्लोबल साउथ के जो इश्यूज है उसे हम रेस करेंगे सब मिलके। एंड हमने ASEAN कंट्रीज को इन्वाइट किया है टू ज्वाइन द ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। देखिए आपको मालूम होना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया में एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एस्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें हमने ASEAN कंट्रीज को भी इन्वाइट किया है। देखिए आपने आयुष के बारे में सुना होगा, जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो साउथ एशिया में बहुत पहले से यूज हो रहा है, जिसमें आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धवैद्य, होम्योपैथी सब है, तो ये सारे आप ट्रेडिशनल मेडिसिन बोल सकते हैं। तो इसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का भी कोऑपरेशन जरूरी है। तो जब WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया में एस्टैब्लिश करेंगे तो उसमें ज्वाइन करने के लिए ASEAN कंट्रीज को भी इंडिया ने इन्वाइट किया है। ठीक है, फिर देखिए द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो ऑफर टू शेयर इंडियाज एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेडिसिन टू पीपल थ्रू जन औषधि केंद्र। तो देखिए हमारे देश में हमने जन औषधि केंद्र सेटअप किया है, किसके लिए, जो पुअर पीपल है उन्हें मेडिसिन अफोर्डेबल तरीके से, उनके लिए मेडिसिन अफोर्डेबल बनाने के लिए, क्वालिटी मेडिसिन अफोर्डेबल रेट्स में उन्हें प्रोवाइड करने के लिए हमने जन औषधि केंद्र डेवलप किया था। तो हमने जन औषधि केंद्र जो डेवलप किया ना, हमारा जो टेक्निक है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम ASEAN कंट्रीज के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोलिशन फॉर डिसास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन इंडिया के एक इनिशिएटिव है दोस्तों, इसमें डिसास्टर मैनेजमेंट है बेसिकली, तो इसमें भी ज्वाइन करने के लिए ASEAN कंट्रीज को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इन्वाइट किया है। ठीक है, नाउ ASEAN इंडिया डायलॉग रिलेशंस जो है स्टार्ट हुआ था जब 1992 में हम दोनों के बीच में एक सेक्टोरल पार्टनरशिप बना था। ठीक है, इसके बाद एक फुल डायलॉग पार्टनरशिप बना था दिसंबर 1995 में, फिर समिट लेवल पार्टनरशिप हुआ था 2002 में। तो आज का जो समिट लेवल पार्टनरशिप आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये एक्चुअली शुरू हुआ था 2002 में, और हमारे बीच में जो टाइस है दोस्तों ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदल गया है 2012 से। तो बेसिकली हमारे बीच में डिफेंस कोऑपरेशन भी होता है, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन भी होता है। ठीक है, तो 1992 से 2012 तक इंडिया और ASEAN कंट्रीज के बीच में पार्टनरशिप का जो डेवलपमेंट हुआ है आपको इधर दिख रहा है। ठीक है, वैसे 10 नंबर ASEAN कंट्रीज कौन कौन है दोस्तों, देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। ये है 10 मेंबर ASEAN जो है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इंडिया इसमें पार्ट नहीं, आपको मालूम होगा, पर इसमें इंडिया एक डायलॉग पार्टनर है। ठीक है, इंडिया एक क्या बोल सकते हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों इंडिया मेंबर क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो साउथ एशिया है, वेरास ASEAN जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक पार्टनरशिप है। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन व्हाई इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ ASEAN ग्रुपिंग। पर देखिए एक ASEAN प्लस ग्रुपिंग है दोस्तों, जिसमें इंडिया, चाइना, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज है। तो ASEAN 6+ शायद बोलते हैं उसे, ASEAN 6+ में इंडिया मेंबर है।
ठीक है। वैसे और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, आसियान जो है अपना मेंबरशिप इंक्रीज करने वाला है, ईस्ट तिमोर को भी इंक्लूड करेंगे, उसका डिसीजन वगैरह हो चुका है, पर ऑफिशियली अभी आसियान में ईस्ट तिमोर जो है इंक्लूड नहीं हुआ है। ठीक है, तो शॉर्टली आसियान ग्रुपिंग जो है 11 मेंबर ग्रुपिंग बन जाएगा। ठीक है, अगला है सेंटर टू स्टॉप साइट्स फ्रॉम वीविंग डार्क पैटर्न्स टू मिसलीड बायर्स, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आने वाले हैं दोस्तों, डार्क पैटर्न्स को रेगुलेट करने के लिए या फिर उसे कंप्लीटली बंद करने के लिए। तो वो गाइडलाइंस कैसे होना चाहिए, इस बारे में आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। ऑलरेडी यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उधर सेंटर की तरफ से जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस है डार्क पैटर्न्स को रेगुलेट करने के लिए, वो अपलोडेड है, आप जाके कमेंट कर सकते हैं ऐसा नहीं वैसे होना चाहिए करके। तो अक्टूबर 5 तक आपके पास टाइम है। इसके बाद गवर्नमेंट जो है फाइनल गाइडलाइंस इशू करेंगे डार्क पैटर्न्स को रेगुलेट करने के लिए। तो अब आप पूछोगे ये डार्क पैटर्न्स मतलब क्या होता है। देखिए डार्क पैटर्न्स आर प्रैक्टिसेस और डिसेप्टिव डिजाइन पैटर्न्स यूजिंग यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस इंटरेक्शंस ऑन एनी प्लेटफॉर्म। तो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हमें डिसीव करने के लिए, बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए वो जो तरीके यूज करते हैं, इसे डार्क पैटर्न्स कहते हैं। मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट करता हूं, तब आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए सेंटर की तरफ से ये जो गाइडलाइंस आए हैं ना, उसमें उन्होंने काफी सारे टर्म्स को डिफाइन किया है, जैसे कि फॉल्स अर्जेंसी, बास्केट स्नीकिंग, कंफर्म शेमिंग, फोर्स्ड एक्शन, सब्सक्रिप्शन ट्रैप, ये सब डार्क पैटर्न्स का पार्ट्स है। अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, तब आपको क्लियर होगा, बेसिकली आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आपके साथ ये होता होगा डेली बेसिस में। जब आप कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स वगैरह विजिट करते हो तो ये सब आप फेस कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले फॉल्स अर्जेंसी को डिफाइन करते हैं। आपने ये देखा होगा दोस्तों, जब भी आप कुछ आइटम को परचेस करने के लिए कोई भी वेबसाइट में जाते हो, तो उसके नीचे एक टाइमर होगा कि इतने टाइम के अंदर आपको परचेस करना है, नहीं तो उसका दाम बढ़ जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप क्या ना, आप जल्दी में आएंगे। ये एक्चुअली कोई अर्जेंसी नहीं है, वो ऐसे ही टाइमर देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, बात आपको मालूम होगा ना। तो दिस इज ए डार्क पैटर्न, आपको कंफ्यूज कर रहा है ना, ठीक है, आपको डिसीव कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो दिस इज द नंबर 1 डार्क पैटर्न। सेकंड है बास्केट स्नीकिंग। बास्केट स्नीकिंग मतलब क्या होता है, जब आप मान लीजिए आपने कुछ आइटम खरीदा मतलब आपने पहला वाला स्टेज कंप्लीट किया, आपने सेलेक्ट किया, साइज सेलेक्ट किया, कलर सेलेक्ट किया, डिलीवरी एड्रेस लिख दिया, सब कुछ हो गया। जब आप चेकआउट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कार्ट है उसके अंदर कुछ एड ऑन्स होगा, जो आपने सेलेक्ट नहीं किया होगा, ऑटोमेटिकली आपने जो आइटम सेलेक्ट किया उसके साथ इंक्लूड हुआ होगा, आपको उसका भी दाम देना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं बास्केट स्नीकिंग। आपका कंसर्न नहीं पूछा, आपसे पूछा नहीं आपको ये भी चाहिए। वैसे देखा जाएगा तो Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे साइट्स में ये होते नहीं है, फिर भी ऐसे भी वेबसाइट्स है दोस्तों जो ऑटोमेटिकली एड ऑन्स इंक्लूड कर देते हैं, तो ये गलत है ना। ठीक है, तो ये हो गया क्या, बास्केट स्नीकिंग। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। कभी कभी जब आप फ्लाइट बुक करते हो, तो उसमें अगर आपको इंश्योरेंस नहीं चाहिए तो आपके पास ऑप्शन, आपको इंश्योरेंस नहीं चाहिए तो आप इंश्योरेंस नहीं भी दे सकते हैं, पर वो ऑटोमेटिकली येस वाला ऑप्शन टिक किया होगा। जो ध्यान नहीं देते वो इंश्योरेंस भी ले लेंगे। ठीक है, 1000 2000 जो भी है वो देना पड़ेगा। आपको नहीं चाहिए होगा तो आपको वो नो करके सेलेक्ट करना होगा, पर कुछ लोग क्या है ना, वो सेलेक्ट नहीं करते, वो उनको पता नहीं रहता है, तो ये भी एक तरह का बास्केट स्नीकिंग है। ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए। फिर कंफर्म शेमिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, इट इज यूजिंग ए फ्रेज, वीडियो, ऑडियो और एनी अदर मीन्स टू क्रिएट ए सेंस ऑफ फियर और शेम और रिडिक्यूल और गिल्ट इन द माइंड ऑफ द यूजर। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये कुछ वेबसाइट्स का स्क्रीनशॉट है दोस्तों। इधर देखिए, एंटर योर ईमेल प्लस एंजॉय 15% ऑफ योर एंटायर ऑर्डर। तो आपको ईमेल एंटर करना है और आपको 15% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको नहीं चाहिए, आपको ये आइटम ही नहीं चाहिए, तो आपको क्या क्लिक करना होगा, नो में क्लिक करना होगा। तो उसमें नो की जगह वो क्या लिखा है, नो थैंक्स, आई एम नॉट इनटू सेविंग्स। मतलब उन्होंने आपको जज किया है कि आपको सेविंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये देख के आप थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाएंगे। तो ऐसे भी लोग हैं, ये सब देखे ना ईमेल एंट्री कर देंगे। इधर देखिए, एस आई वुड लाइक द डिस्काउंट, नो में लिखा है नो थैंक्स, आई लाइक फुल प्राइस। ऐसा नहीं लिखना चाहिए ना, तो ये बेसिकली एक तरह का शेमिंग है। इधर देखिए, द आंसर्स टू द टफेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, या तो आपको ईमेल एंटर करना है, सेंड मी द आंसर्स क्लिक करना है, पेमेंट वगैरह करना होगा, नहीं तो आई डोंट वांट टू लैंड ए सेकंड इंटरव्यू। तो इस तरह आपको शेम करेंगे, इसे कहता है कंफर्म शेमिंग। ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और एक होते हैं दोस्तों फोर्स्ड एक्शन। फोर्स्ड एक्शन क्या होता है, दैट फोर्सेस ए यूजर इनटू टेकिंग एन एक्शन दैट वुड रिक्वायर द यूजर टू बाय एनी एडिशनल गुड्स। मतलब एडिशनल गुड्स खरीदने के लिए आपको फोर्स करेंगे। फिर सब्सक्रिप्शन ट्रैप होता है दोस्तों। बेसिकली
इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग कैंसिलेशन ऑफ ए पेड सब्सक्रिप्शन इम्पॉसिबल और ए कॉम्प्लेक्स। आपने कुछ सब्सक्राइब करके रखा होगा पर कैंसिल करने जाएंगे, वो अलग अलग वेबसाइट्स में आपको डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट करते जाएंगे, आप फेडअप हो जाएंगे, फिर कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब आपको अनसब्सक्राइब करने वो नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग ऑप्शंस आजकल यूज करते हैं दोस्तों। इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं डार्क पैटर्न्स। तो ये डार्क पैटर्न्स को बंद करने के लिए या फिर उसे रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आने वाला है, बेसिकली हमारा यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से। तो ऑलरेडी गाइडलाइंस अपलोडेड है यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का वेबसाइट में, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको कुछ सजेशन है वो आप उधर पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ये पढ़िए, व्हाट आर डार्क पैटर्न्स। डार्क पैटर्न्स को डिफाइन किया है ड्राफ्ट गाइडलाइंस में। अब ये पढ़ने से आपको समझ में आएगा। देखिए, द ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैज डिफाइंड डार्क पैटर्न्स as any practices or deceptive design patterns using user interface or user experience interactions on any platform designed to mislead or trick users to do something they originally did not intend to want to do by subverting or impairing the consumer autonomy, decision making or choice, amounting to misleading advertisement or unfair trade practice or violation of consumer rights। अब आप रिलेट कर पा रहे हो ना? तो थोड़ा सा टेक्स्ट बुक डेफिनेशन इधर दिया है, पर मतलब वही है जो मैंने आपको अभी कहा है। ठीक है, देखा जाएगा तो अलग अलग कंट्रीज में ये डार्क पैटर्न्स को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशंस ऑलरेडी है दोस्तों, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में है। ठीक है, तो इसी तरह इंडिया में भी ये लेके आना है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको सारे न्यूज अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए, यही इंपॉर्टेंट न्यूज थे आज के न्यूज़पेपर में। बाकी जितने न्यूज है ना वो सब फॉलो अप न्यूज है, मतलब कल परसों जो हम डिस्कस की उसी का थोड़ा बहुत डेवलपमेंट्स के साथ न्यूज बताया है। जो मेन कॉन्सेप्ट जिन न्यूज में आपको समझाना चाहिए वो सब मैंने आपको बता दिया, जो नए हैं जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी होना चाहिए। ठीक है, सो लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।